Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. For those students who have just joined us for the month of June, my name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology for unique group of institutions. हम लोगों ने इस वक्त पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम शुरू किया है। अब हम शुरू कर रहे हैं 4th चैप्टर के टॉपिक से, जहाँ पे हमने इसको लेफ़्ट ओवर किया था वहीं से इसको उसकी इब्तिदा कर रहे हैं। तो हम इस वक्त शुरू कर रहे हैं साइटोप्लाज्म से एंड देन फिर हम छोटे छोटे ऑर्गेनेल से होते हुए आगे को बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूँ जो हमने इस चैप्टर को, जो चैप्टर 4 को शुरू किया है। इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है। ये सेल वो है जिसके बाहर एक बाउंड्री मौजूद है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और अगर इन केस प्लांट सेल है तो उसके बाहर एक सेल वॉल भी मौजूद है। तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसके बाहर एक सेल वॉल भी मौजूद है। अब जहन में आता है, सोचते हैं आप लोग, सवाल ये पैदा होता है कि सेल वॉल किन किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है दुनिया में। तो सेल वॉल एक तो प्लांट्स में मौजूद है, मैंने पहले ही बताया था। ये थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ उनके लिए जो नए इन्होंने शुरू किया बच्चों ने आज। तो प्लांट्स में सेल वॉल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है बेटे? सेलुलोज से। फंजाई में किससे बनी होती है? काइटिन से। देन थर्ड चीज़ हमारे पास है जो बैक्टीरिया है, उसमें किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से, जिसको म्यूरिन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इन 3 चीज़ों से ये सेल वॉल यहाँ पे बन रही है और मौजूद है। अच्छा, ये तो सेल वॉल का हो गया। अब आ जाए एनिमल सेल के ऊपर। एनिमल सेल के अंदर बेसिकली जो सेल वॉल है वो मौजूद नहीं होती। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग मौजूद होती है। अब सेल मेम्ब्रेन, मैंने उस दिन पढ़ाया आपको, सेल मेम्ब्रेन को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 2 मेन चीज़ों का मिक्सचर है। किस किस का? लिपिड और प्रोटीन। और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लिपिड कौन से होते हैं इसमें? ये वाले, जिनको आप बोलते हो फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों जहन में रखना चंद चीज़ें। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि फ्री एक्सेस ऑफ मटेरियल्स है आउटसाइड, वो फ्रीली मटेरियल मूव कर सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब कुछ चीज़ों को अपने में से पास ऑन होने देता है और बाकी बहुत सारी चीज़ों को रोक लेता है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सेंटर में यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का ये मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनेटली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन ये भी लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर है सेल मेम्ब्रेन की तरह। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बेटे बाहर सारा हिस्सा मौजूद है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो 2 चीज़ें मेरे बच्चों ज़हन में क्लियर कर लो। एक न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर वाला हिस्सा होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फ्लूइड पोर्शन है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अभी सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को इंटेक करते हैं। आप सब बच्चे पेज 52 के ऊपर आ जाएं किताब में, और 52 पेज के ऊपर देखें कि पहली लाइन क्या लिखी हुई है। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अगर को पूछ ले? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस द साइटोप्लाज्म विल गिव यू द टोटल मिक्सचर इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो एक तो प्रोटोप्लाज्म वर्ड क्लियर करें, द मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेकंड वर्ड इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक और आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, प्रोटोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल में से सेल वॉल माइनस कर दें, यानी कि प्लांट सेल में से सेल वॉल रिमूव कर दें, तो बेटा जो बाकी बचता है वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। वो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो प्लास्ट है। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर ना कुछ चीज़ें पढ़ने वाली किताब से भी ज़रा सारे बच्चे इस पर तवज्जो फरमाएं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस containing a variety of organelles and other inclusions such as insoluble wastes and storage products। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी हैं और इंक्लूजन्स भी हैं। अब वर्ड आया इंक्लूजन्स। इंक्लूजन से क्या मुराद है? वो चीज़ें जो साइटोप्लाज्म के अंदर इसका हिस्सा हैं, इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब इसमें बेटे कुछ वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ
साइटोप्लाज्म के रेफरेंस से, साइटोसोल। बहुत कॉमन बोर्ड के एमसीक्यू है कि व्हाट इज साइटोसोल। तो द सोलबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। एमडी कैट एंटी टेस्ट में एक दफ़ा इसमें से एक एमसीक्यू आया, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म कौन बना रहा है? अगेन उसका आंसर क्या होगा? साइटोसोल। ठीक हो गया, तो इसको क्लियर कर लें। इसमें वाटर होता है और इसके अलावा इसमें सॉल्यूशंस होती हैं जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोजिशंस में लिखी हुई हैं, जैसे आप इसको हेडिंग बना लो यहाँ पे किताब में, केमिकली इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन कंटेनिंग फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। फिर यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सोल और जेल। तो यहाँ पे तीनों वर्ड्स को क्लियर कर लें, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सोल और जेल, विस्कस और नॉन विस्कस। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स आ गए यहाँ पे। ट्रू सोल्यूशन क्या होती है? सबसे पहले तो ये बता दें, नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ आप सबसे। ट्रू सोल्यूशन वो होती है जिसमें तमाम सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेल डिस्पर्स्ड होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन कौन सी होती है? वो सोल्यूशन जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली डिज़ोल्व्ड नहीं होते, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल विजिबल होते हैं। थर्ड चीज़ है हमारे पास सस्पेंशन, जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे सिरप्स आप लोग दवाई इस्तेमाल करते हो, सिरप के ऊपर लिखा होता है ये सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन क्या होती है? वो जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं और किसी भी सूरत इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक हो गया? तो मेरे बच्चों इसको ज़हन में रखना कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होती हैं वो सोल भी हो सकती हैं और जेल भी हो सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, वो है फंक्शंस। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? स्टोर हाउस। ये स्टोर हाउस है सर्टन केमिकल्स के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और एज सच मेंटेन करता है। फिर आपने मैट्रिक लेवल पे एक वर्ड सुना था, ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या होता है जी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी ग्लूकोज तोड़ा जाता है तो पायरोविक एसिड रिलीज होता है और डेफिनेटली ये भी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं जो यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं और एज सच मौजूद होती हैं। जैसे एक बड़ा कॉमन यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, नॉलेज के लिए बताऊँ आप सबको, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है और क्यों इस्तेमाल हो रहा है? तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है क्या? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज द एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ सर्टन ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब जहन में रखिएगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्टिव मैस मूवमेंट है बहुत सारी ऑर्गेनेल्स की, जिसमें कॉमन नाम है ऑर्गेनेल का जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो करता है, यानी कि एक्टिव मैस मूवमेंट शो करता है और मॉलिक्यूल फिर इसमें एक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह की तरफ बेटे मूव कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों इसको क्लियर कर लो। तो ये हमारे पास थी साइटोप्लाज्म के कुछ एमसीक्यूज़। थोड़ा सा आपको जो रिकैप किया मैंने वो ये था बेसिकली कि अगर प्लांट सेल से शुरू करें तो ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद हम पहुँचते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, सेल वॉल इन 3 में होती है। ठीक है, म्यूरिन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, पेप्टिडोग्लाइकन का मिक्सचर है। फिर हम सेल मेम्ब्रेन में आ गए और वहाँ से फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक देखा। तो ये जो सारा हिस्सा था, यहाँ पे जो मटेरियल जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है ये वाला वो सेपरेट हिस्सा है। न्यूक्लियस के अंदर जो सारा मटेरियल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोई अगर मेरे बच्चों से पूछे कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के मिक्सचर को क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म में से सेल वॉल रिमूव कर दें तो जो बाकी बचता है वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट। ठीक हो गया, वो है प्रोटोप्लास्ट। और फिर मैंने आपको बताया कि साइटोसोल क्या होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस हैं कि वो स्टोर हाउस के तौर पे एक्ट करता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलवाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के ऊपर भी एज सच इसको लेके चलता है। नाउ वन बाय वन विल बी टेकिंग ऑन द ऑर्गेनेल्स एंड विल बी डिस्कसिंग द ऑर्गेनेल्स इन डिटेल। तो अभी हम एक दफ़ा फिर इसको ड्रॉ करेंगे और साथ साथ इसको देखते चले जाएंगे कि हमने इसको किस तरह टेकअप करना है और कैसे इसको साथ साथ पढ़ाना है।
देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, शायद मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली जैसे फर्ज करें ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, ठीक है, और इस एनिमल सेल के जो सेंटर पार्ट है, लेट मी कलर इट फॉर यू, इसका जो सेंटर पार्ट है ये वाला, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक हो गया, तो ये न्यूक्लियस है इसका। इस न्यूक्लियस से लेकर, यानी कि इसके न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर राइट टिल द सेल मेम्ब्रेन हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वर्ड को देखते हुए क्या जहन में आती है, ये रिस्पॉन्सिबल है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने को सेल को। इसका क्या मतलब है कि सेल अपनी जगह पे जो मौजूद है, जो मैकेनिकल सपोर्ट ये गेन कर रहा है, उसकी रीज़न ये नेटवर्क है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स का। ठीक है, अच्छा, ये इन चैनल्स की सबसे पहले अगर कोई लोकेशन पूछे तो क्या बताओगे आप लोग? दे आर कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अपीयर टिल या मूव ऑन टिल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये मौजूद हैं और एज सच इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ट्यूबुलर सैक्स हैं, इन सैक्स को बोलते हैं सिस्टर्नी। तो कोई वर्ड आपसे पूछ ले तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जो सेपरेट करते हैं मेम्ब्रेन्स को एक से दूसरे से, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक हो गया, क्या बोलते हैं बेटे? सिस्टर्नी। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। टाइप्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन ऑफ इट इज RER, द अदर वन इज SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है अपनी सरफेस के अंदर और इसके साथ अटैच्ड हैं, और यहाँ पे अटैच क्या है? राइबोसोम। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसको यहाँ पे क्लियर करो कि RER के रफ क्यों बोलते हैं, उसकी सतह रफ क्यों है, उसकी रीज़न उसके साथ राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से। ठीक है, और जो स्मूथ फॉर्म है उसको स्मूथ क्यों बोलते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि वो वहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो अभी तरह अगर देखें इधर, तो जो क्लोज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं इसके साथ, जिसकी वजह से ये रफ अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें अपीयरेंस रफ नज़र आ रही होती है, इस रफ अपीयरेंस वाले को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रोल भी लिख लें। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके हो गया, ये पहली बात है जो आपने अपने जहन में सब बच्चों ने क्लियर करनी कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। अच्छा, सेकंड इसमें हमारे पास पॉइंट है जो हम मेन इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वो ये हम जा रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप, इस साइड पे आते हुए हमारे पास है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे नो राइबोसोम अटैच्ड है। ठीक है, नो राइबोसोम। तो सबसे पहले मेन पॉइंट मेरे बच्चों आपने क्लियर करना है कि यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होते। फिर आप आ जाओ इसके फंक्शंस की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस एक। ठीक है, लिपिड की सिंथेसिस में बुनियादी रोल प्ले करता है ये। सेकंड, इसमें क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करवा देता है, यानी कि जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उनको आप समझ लो मारने के लिए या इस फॉर्म में एज सच एग्जिस्ट करता है, उनको फिनिश करवा देता है। थर्ड मेन जो ओवरऑल इन दोनों का है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द cell. Now next one is it is responsible for
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सेल मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में मेरे आप लोगों ने देखा होगा कि नर्व इम्पल्स क्या होती है। नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस that travels along the length of neuron and is responsible for faster transmission। तो ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में भी जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। इसका मतलब अगर मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात करें तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आइंस इन्वॉल्व हैं वो हैं कैल्शियम आइंस। ठीक हो गया। तो जो कैल्शियम आइंस इन्वॉल्व हैं उन कैल्शियम आइंस की स्टोरेज और आगे सारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी में यही इन्वॉल्व है। ठीक है मेरे बच्चों, इसको क्लियर कर लो। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। फिर थोड़ा सा रिकैप कर दूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली मैकेनिकल सपोर्टर हैं सेल के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप समझ लो स्पेशलिटी है वो क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। ठीक है। थर्ड, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आपने टेकअप करना है वो क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है, ये बेसिकली फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जो सारे इसके अंदर मौजूद हैं और एक सीक्वेंस के अंदर ये इसको कैरी आउट कर रहे हैं। देन हम बढ़ते हैं आगे इसकी टाइप्स की तरफ। एक है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो ये रफ होता है और सेकेंडली इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से ये रफ होता है और इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पे इन्वॉल्व है। दूसरा है बेटे एससीआर। एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता और इसके 3 मेन फंक्शन है। चौथा इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन है। देखें जो मेन फंक्शन है वो एक तो लिपिड सिंथेसिस है, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन है, तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है और जो कॉमन फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसको ख़त्म करते हैं और एक छोटी सी ऑर्गेनेल नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर राइबोसोम्स। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि राइबोसोम होते क्या हैं। ठीक है, इनकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है। जी सबसे पहले ना जहन में ये चीज़ें क्लियर करें कि इनको कहते क्या हैं और किस बेस के ऊपर कहते हैं। राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, पैलेट पार्टिकल्स, क्योंकि जो बंदा जिसने इनको डिस्कवर किया था उसका नाम पैलेट था। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें। अब ये टाइनी हैं, ये ग्रैनुलर हैं और कोई आपसे पूछे तो ये बने हुए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स से हैं। किससे बने हुए हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो सबसे पहले ये कि देखने में बड़े छोटे से हैं। ग्रैनुलर मीन्स ग्रैन्यूल्स, दानों की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल से बने। अब ये वर्ड 2 चीज़ों का मिक्सचर है, एक है आरएनए और दूसरा है प्रोटीन। ठीक है, तो कोई पूछे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल क्या होते हैं तो ये 2 चीज़ों का मिक्सचर है, आरएनए और प्रोटीन्स के। ठीक हो गया। अब हम शुरू करते हैं कि आरएनए यहाँ पे कौन सा है। तो अगर कोई पूछे कि आरएनए जो राइबोसोम्स में मौजूद होता है उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। चैप्टर 2 रिकॉल करें तो 80% ऑफ द आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नाउ फॉर्म्स ऑफ आरएनए। आरएनए की जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स ऑफ आरएनए यहाँ पे 2 हैं, या तो वो फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं या वो अटैच्ड हैं आरईआर के साथ। एक तो है फ्रीली डिस्पर्स्ड और दूसरा है अटैच्ड विद आरईआर। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सब यूनिट्स की। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइबोसोम है वो बना हुआ बेटे 2 यूनिट से है, एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट से। ठीक है, शेप वाइज कुछ इस तरह के होते हैं, एक बड़ा यूनिट होता है और एक
छोटा यूनिट होता है। ये दोनों यूनिट्स मुख्तलिफ साइज़ के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर यूकैरियोट्स में देखें, यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू, तो यूकैरियोट में देखें तो जो लार्जर यूनिट है वो 60s है और स्मॉलर यूनिट है वो 40s है। एस क्या है? स्वेजबर्ग यूनिट, जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को स्पेसिफाई कर रहा है। तो अब ये जो 60s और 40s वाले जब दोनों पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं तो वो 100s नहीं बनाते, वो 80s का कंबाइंड पार्टिकल बनाते हैं। सबसे पहला सवाल जो बच्चे पूछते हैं, जो ज़हन में आता है, वो 60 और 40 मिले, 100s क्यों नहीं बना, 80s क्यों बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें इधर, ये आपके पास एक मार्कर है, आपने इसको बंद किया, अब आपने इसको बंद किया तो क्लिक किया और ये बंद हो गया। इससे क्या साबित होता है कि बेसिकली जब आपने इसको कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के अंदर किया तो फिर ये मुकम्मल हुआ है। जब तक ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में नहीं था ये मुकम्मल ही नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये 60 और 40 के दोनों मिलते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉम्पैक्टली आ जाते हैं, तब 100s नहीं होता, तब 80s साइज़ बनता है स्वेजबर्ग यूनिट के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, अगर यही बात हम प्रोकैरियोट में लें, प्रोकैरियोट में, तो वो कितने हैं? एक यूनिट है 50s का और एक यूनिट है 30s का। अब जब ये दोनों मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में तो बनाना इनको क्या चाहिए? 80s, लेकिन बनाते ये कितना है? 70s। अब मुझे ये बताइए कि बनाना 80s था, बना 70s रहे, वजह क्या है? 70s इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में आ गए हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए हैं। ठीक है ना। एक बड़ा कॉमन शॉर्ट यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट आर पॉलीसोम्स? ठीक है, पॉलीसोम्स क्या हैं? तो पॉलीसोम्स क्या हैं? दो चीज़ें इसमें आप कर लो, एक तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्लस मैसेंजर आरएनए। जब ये दोनों चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी मिल जाएंगी तो क्या करेंगी? पॉलीसोम बना देंगी। इस अटैचमेंट की वजह से इसको कंट्रोल कौन करता है? मैग्नीशियम आयन। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के एमसीक्यू, ये जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए की कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? मैग्नीशियम आयन। बन क्या रहा है? पॉलीसोम। ठीक है। और ये पॉलीसोम क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया बेटा। ये पैरेड पार्टिकल्स के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, तो अभी ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा इस सारे को ज़रा गो थ्रू करिए, इसकी शेप को गो थ्रू करिए। तो इसका मतलब मैसेंजर आरएनए इसमें कहाँ लगता है? आके सेंटर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे mRNA लग गया और यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनना शुरू होगी, फिर वो चेन बड़ी होती जाएगी और वो फिर प्रोटीन प्रॉपर बना देगा। और आपको ये सबको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन है, और वो ट्रांसलेशन की बेस के ऊपर ही ये चलता भी है और मेंटेन भी होता है। दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द राइबोसोम फैक्ट्री, यानी कि राइबोसोम मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रहे हैं? तो राइबोसोम यानी कि पैलेट पार्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये बनते कहाँ पे हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। सेकंड, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आता है कि राइबोसोम्स आर बाउंडेड बाय हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत सारे मैं ऑप्शंस देता होता हूँ अपने बच्चों को, डबल, सिंगल, ट्रिपल। तो जवाब में बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, या तो डबल है या सिंगल है। तो राइबोसोम्स जो आर बाउंडेड बाय, बताएं कितने होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बोर्ड का आंसर है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। तो फिर फौरी तौर पे क्लास में से जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं इसको, तो वो पूछते हैं कि जब मेम्ब्रेन ही कोई नहीं है तो फिर ये कम्पैक्ट अरेंजमेंट में किस तरह? ये ओपन होने चाहिए बिल्कुल और क्लियरली जो है वो विजिबल होने चाहिए। तो उसका आंसर उसका ये है कि जब वो मेम्ब्रेन उनके ऊपर कोई नहीं है तो वो आपस में जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है वो बाउंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो अलहदा नहीं होते एक दूसरे से, और जिस तरह होते हैं ऐसा उसी तरह मौजूद रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता उनके अंदर।
ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों इसको याद रखना और नोट भी रखना। अच्छा, अगली बात इसमें यह है कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री तो मैंने आपको बता दी, कौन सी फैक्ट्री है, न्यूक्लियोलस। तो अब राइबोसोम खुद किसकी फैक्ट्री है, ये भी जानने की ज़रूरत है ना, इसका फंक्शन क्या है। तो ये इधर लिख रहा हूँ, फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जहन में रखना है आप सब ने कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो सारा प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और उसी ट्रांसलेशन के प्रोसेस की बुनियाद के ऊपर ये सारा निज़ाम चल रहा होता है, उसी को आप एज सच इसमें लेते हो और बोलते हो। तो ये हो गया हमारे पास पैलेट पार्टिकल्स की डिटेल। ज़रा एक दफ़ा सारे को गो थ्रू करिए, क्लियर करिए, जानिए, समझिए और इसको वाज़े कीजिए। ये टाइनी होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, बने किससे, वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल से। ये की वर्ड्स हैं इस टॉपिक के, इनको नोट कर लीजिए। ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल किससे बने हुए हैं, आरएनए और प्रोटीन से। और आरएनए कौन सा, राइबोसोमल आरएनए है। इसके अलावा इसकी फॉर्म्स आरएनए की दो होती हैं, या तो वो फ्रीली डिस्पर्स्ड है या वो अटैच्ड है आरईआर के साथ। और सब यूनिट्स इसमें दो हैं, एक सब यूनिट है 60S का, दूसरा है 40S का। इन केस ऑफ यूकैरियोट टोटल बना 100S, तो 20 माइनस कर दो तो 80S। और प्रोकैरियोट्स में 50S प्लस 30S, तो टोटल 80S बनना था तो बना 70S। अब आ जाएं पॉलीसोम्स के ऊपर। ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्लस मैसेंजर आरएनए विल गिव यू बेसिकली पॉलीसोम। ये जो अटैचमेंट है इसको कंट्रोल कौन करता है, ये भी पता होना चाहिए सबको, मैग्नीशियम आइंस। फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पता ही आप सबको कि प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन होता है। ये दो मेन बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री कहाँ पे है, बनता कहाँ पे है, न्यूक्लियोलस के अंदर। और इसके ऊपर मेम्ब्रेन कितने होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एमडीकैट में पूछा जाता है। ये नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इन सारी बातों को मेरे बच्चे नोट कर लो, क्लियर कर लो। अब हम एक छोटा सा ऑर्गेनेल करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म करने के लिए, उसका नाम है वैक्यूल। तो ज़रा उसको भी अटेंटिवली देख लें। वैक्यूल के ऊपर जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वैक्यूल, हमने तो मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वैक्यूल्स जो होते हैं ना बेसिकली, उनको ज़रा मैं आपको थोड़ा सा ना बना के एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। पहले ये बताएं कि वैक्यूल होता किस में, प्लांट में या एनिमल में, बोथ में, ठीक है। अब आ जाएं सबसे पहले प्लांट सेल में। प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है, तो प्लांट्स में जो बेटे वैक्यूल है ये वाला, वो 90% ऑफ द टोटल जगह ऑक्यूपाई करता है सेल की। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि ये बड़ा एक लार्ज वैक्यूल होता है यहाँ पे। इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और ये वो मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल की सारी जगह ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, प्लांट्स में जो लार्ज वैक्यूल है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कोएलेसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लांट्स में जो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कोएलेसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। कोएलेसेंस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ छोटे वैक्यूल्स जिनकी मदद से मिलकर ये बन जाता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएंगे ये कितने मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो कितने मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ज़रा बताइए, सिंगल या डबल या ट्रिपल? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दो नहीं होते। और प्लांट्स में तो बड़ा वैक्यूल हो गया ना, तो इसका मतलब प्लांट में जो वैक्यूल है वो स्टोरेज में किस चीज़ के स्टोरेज में इन्वॉल्व है, स्टोरेज ऑफ वाटर, salts, various ions, various metabolites, इन सब चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है ये जो लार्ज वैक्यूल है। और वो सारी चीज़ें एज सच इसके अंदर ही मौजूद भी रहती हैं और मेंटेन भी रहती हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे पेज 58 के ऊपर हूँ मैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। वो कौन से होते हैं? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट वो सब्सटेंसेस हैं जो मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे बनती हैं और एज सच इसी के अंदर एज इट इज़ मौजूद रहती हैं, ठीक है। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ पे गौर करें। द प्लांट वैक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय, एमसीक्यू है,
तो इसमें ऑप्शन क्या है, कोएलेसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। कोएलेसेंस क्या होता है, मिलाप, यानी कि ये बहुत सारे वैक्यूल फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। अच्छा, अब आपने अगला पॉइंट ये बताना है कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, वाटर है, सॉल्ट्स है, आयंस हैं और मेटाबोलाइट्स हैं। और इसके अलावा स्टोरेज तो है ही है, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, टर्गर प्रेशर। ये क्या होता है टर्गर प्रेशर, थोड़ा सा आपको समझाऊं इसमें। देखें, ये प्लांट सेल बनाया मैंने, ये इसकी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये वैक्यूल है। प्लांट सेल जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। इसका मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ से वाटर अंदर आ रहा है, आता जा रहा है और यहाँ पे आके पानी अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, ये जमा हो रहा है यहाँ पे। तो जब बहुत सारा वाटर अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, ये अंदर एक फोर्स क्रिएट करेगा। वो फोर्स क्या होगी, वो ये कहेगी, एक मैसेज जनरेट करेगी कि मज़ीद पानी इसके अंदर नहीं आ सकता। जब इसके अंदर मज़ीद पानी नहीं आ सकता तो क्या करेगा, वो मज़ीद पानी को एंटर नहीं होने देगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट एक इंटरनल से बाहर को फोर्स क्रिएट हो जाएगी, उस फोर्स को बोलेंगे टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये मैं आपको इससे डिफ़ाइन करवा दूँ, ये बुक में डेफिनेशन नहीं इसकी लिखी हुई है, गौर से सुनिएगा। इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted from inside to the outside of the cell, which prevents the entry of further water into the cell, is known as turgor pressure। तो टर्गर प्रेशर कोई आपसे पूछ ले तो टर्गर प्रेशर सिर्फ प्लांट सेल का बेटे एक करैक्टर है, इसका एनिमल सेल से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर यही बात हम एनिमल सेल्स के ऊपर अप्लाई करें तो एनिमल सेल में क्या वैक्यूल होता है, तो आंसर है एनिमल सेल में स्मॉलर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वैक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, लाइक दिस। ये बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, एक बाउंड्री में मैंने बना दिए हैं। अब इन वैक्यूल्स का क्या काम है, अगेन ये भी वाटर की स्टोरेज में इन्वॉल्व होंगे और एज सच जो मटेरियल्स हैं उनको टेम्परेरली, सॉल्ट्स हैं, कुछ आयंस हैं, कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं, उनको टेम्परेरली अपने अंदर स्टोर रखेंगे। तो बेटे इस लेक्चर के दौरान हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले एक जर्नल लेआउट दिया आपको, फिर साइटोप्लाज्म का बताया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर आपको साइटोप्लाज्म के बाद मैंने पढ़ाया जो आपका मेन ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी दोनों टाइप्स। और फिर हमने ये पढ़ा है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये याद करना है आप लोगों ने। इसको नोट करिएगा अपनी किताब से, अपने रजिस्टर्स के ऊपर, रजिस्टर्स के साथ बैठा करें लेक्चर में। जैसे लेक्चर ख़त्म हो यूनिक नोट्स में जाया करें और वहाँ पे जाके देखा करें कि इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs कौन से थे और उन MCQs को फिर प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर फाइनली इसका टेस्ट अटैम्प्ट किया करें। तो उसके बाद ये सारा आपने एक दफ़ा फिर देख लिया। और अगर एनिमल्स का कोई पूछा तो छोटे वैक्यूल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टोरेज ऑफ सॉल्ट्स और आयंस वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हैं। दैट इज़ ऑल विद रिगार्ड्स टू दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।